और अब हम भारत की राजनीति के उस काले अध्याय का विश्लेषण करेंगे जिसे आपातकाल कहा जाता है। और आज की जो पीढ़ी है वो शायद इसके बारे में ना जानती हो, लेकिन उसे जानना चाहिए। और खास तौर पर वो लोग जो ये नारा लगाते हैं कि वो छीन कर आजादी ले लेंगे, उन्हें तो ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। ये वो दौर नहीं था जब लोग नारे लगाकर आजादी मांगते थे, बल्कि ये वो दौर था जब लोगों ने सचमुच अपनी आजादी खो दी थी। वर्ष 1971 के आम चुनावों में गरीबी हटाओ के नारे के साथ इंदिरा गांधी का प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में दोबारा आगमन हुआ था, वापसी हुई थी। कांग्रेस ने इस चुनाव में 518 में से 352 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। 1971 वो साल था जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का उदय हुआ था और किसी दौर में गूंगी गुड़िया कही जाने वाली इंदिरा गांधी को मां दुर्गा और आयरन लेडी जैसे नामों से पुकारा जाने लगा था। यानी ये इंदिरा गांधी का समय था। लेकिन कुछ ही समय के बाद स्थितियां बदल गईं। 25 और 26 जून के बीच की रात इंदिरा गांधी ने देश के इतिहास में आपातकाल यानी इमरजेंसी का काला अध्याय लिख दिया। कहा जाता है कि आपातकाल की नींव 12 जून 1975 को ही रख दी गई थी। वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी रायबरेली से सांसद चुनी गई थी। उन्होंने लोकसभा का चुनाव वहां से जीता। इंदिरा गांधी के खिलाफ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। राजनारायण चुनाव तो हार गए थे, लेकिन उसके बाद वो कोर्ट चले गए। राजनारायण ने अपनी इस याचिका में इंदिरा गांधी पर 6 आरोप लगाए और 6 बहुत संगीन आरोप थे। उनके मुताबिक पहला आरोप था, इंदिरा गांधी ने चुनाव में भारत सरकार के एक अधिकारी और अपने निजी सचिव यशपाल कपूर को अपना इलेक्शन एजेंट बनाया और यशपाल कपूर का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर नहीं किया था। यह एक संगीन अपराध था। दूसरा आरोप, रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए इंदिरा गांधी ने ही स्वामी अद्वैतानंद को बतौर रिश्वत 50,000 रुपए दिए ताकि राजनारायण के वोट कट सकें। तीसरा आरोप, इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार के लिए वायुसेना के विमानों का दुरुपयोग किया। चौथा आरोप था, इलाहाबाद के डीएम और एसपी की मदद चुनाव जीतने के लिए ली गई, जो कि गैर कानूनी काम है। पांचवा आरोप था, मतदाताओं को लुभाने के लिए इंदिरा गांधी की तरफ से मतदाताओं को शराब और कंबल बांटे गए। और छठा आरोप था, इंदिरा गांधी ने चुनाव में निर्धारित सीमा से ज्यादा पैसा खर्च किया। 12 जून 1975 को राजनारायण की इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपना फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया गया और उन पर अन्य आरोप खारिज कर दिए गए। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को खारिज कर दिया और 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इस मामले में राजनारायण के वकील थे शांति भूषण। शांति भूषण बाद में देश के कानून मंत्री भी बने, हो सकता है इसका इनाम दिया गया हो। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ता। हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास यानी 1 सफदरजंग रोड पर एक आपात बैठक बुलाई गई, इमरजेंसी मीटिंग। इंदिरा गांधी ने सभी नेताओं से सलाह मांगी कि अब क्या करना चाहिए। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का नारा देने वाले कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डी.के. बरुआ ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि अंतिम फैसला आने तक वो कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं। बरुआ का कहना था कि प्रधानमंत्री वो बन जाएंगे और इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं। लेकिन तभी अचानक बैठक के बीच में ही संजय गांधी की एंट्री हुई। संजय गांधी अपनी मां को एक कोने में अलग लेकर गए और उन्होंने कहा, इतने सालों की मेहनत के बाद किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। संजय गांधी की सलाह के बाद ही इंदिरा गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 23 जून को सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट के अवकाश पीठ के जज जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने अगले दिन यानी 24 जून 1975 को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वो इस फैसले पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति दे दी, लेकिन यह कहा कि वो अंतिम फैसला आने तक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती। विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला आने तक नैतिक तौर पर इंदिरा गांधी के इस्तीफे पर अड़ गए। बहुत दबाव इंदिरा गांधी पर पड़ने लगा इस्तीफे के लिए। एक तरफ इंदिरा गांधी कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, दूसरी तरफ विपक्ष उन्हें घेरने में जुटा हुआ था। गुजरात और बिहार में छात्रों के आंदोलन के बाद देश का विपक्ष कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हो चुका था। लोकनायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण यानी जेपी
विपक्ष की अगुवाई कर रहे थे। वो लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे थे, सरकार पर हमला कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी ने एक रैली का आयोजन किया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, आचार्य जेबी कृपलानी, मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर जैसे तमाम दिग्गज नेता एक साथ एक मंच पर मौजूद थे और ये सब इंदिरा गांधी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा खोलकर खड़े हो गए। जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण की शुरुआत रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर कविता की एक पंक्ति से की और वो थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जेपी ने रैली को संबोधित करते हुए लोगों से इंदिरा गांधी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहले से ही नाजुक स्थिति में आ चुकी इंदिरा गांधी की हालत विपक्ष के तेवर को देखकर और खराब हो गई। यानी इंदिरा गांधी विपक्ष की रैली में इस जबरदस्त भीड़ को देखकर घबरा गई। विपक्ष के साथ अब लोग भी सड़कों पर उतरने लगे और वो भी बड़ी संख्या में। जेपी की इस रैली में केसी त्यागी भी लोकदल के सदस्य के रूप में मंच पर मौजूद थे और जी न्यूज ने आज उनसे बात की। उन्होंने इसे जनता के साथ इंदिरा गांधी का विश्वासघात बताया। तो केसी त्यागी ने आज क्या कहा, आपको पहले यह सुनना चाहिए। वो महंगाई और भ्रष्टाचार समाप्त करने में नाकामयाबी रही और अपने वंश का शासन चलाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा ना देने का फैसला किया। लगभग 2 लाख लोगों को जेल में भेज दिया गया, जिसमें मोरारजी भाई, जेपी, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, बीजू पटनायक, पीलू मोदी आदि आदि कार्यकर्ता और नेता थे। जो नेता फरार थे उनके घरों पे छापे मारे गए, उनके परिवार के लोगों के साथ जुल्म जातियाँ की। तमाम देश के समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी गई। कोई भी अखबार की एक लाइन भी नहीं छपेगी जो पीआईबी को बगैर दिखाए, बगैर सेंसरशिप के छपे। सारे देश की पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटीज प्रतिबंध लगा दी गई। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, सिर्फ और सिर्फ वो और उनके सुपुत्र संजय गांधी की खबरें छपती थी, बाकी सब नज़ारत था। आज दिखने की आज़ादी है, सभा करने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, आज सरकार को क्रिटिसाइज करने की आज़ादी है, प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने की आज़ादी है, प्रधानमंत्री को गाली देने की आज़ादी है। समाचार पत्र अपनी मर्जी से जो चाहे सो लिख सकते हैं। केसी त्यागी अभी जनता दल यूनाइटेड के महासचिव हैं, जेडीयू के, और उस समय जब इमरजेंसी लगी थी उस समय बहुत सक्रिय थे। तो आपने देख लिया उस समय जो जो चीजें हुई वो शायद आज के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अखबारों में कुछ छप नहीं सकता, न्यूज चैनल तब थे नहीं, फोन बहुत ही कम थे, सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, रेडियो पूरी तरह से सेंसर्ड था। 25 जून 1975 की आधी रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी के घोषणा पत्र पर दस्तखत करा लिए। आधी रात को उस समय के एक अखबार ने इस घटना पर एक कार्टून प्रकाशित किया था जो बड़ा मशहूर हुआ था बाद में। आज उस कार्टून को आप देखिए। इसमें फखरुद्दीन अली अहमद को अपने बाथ टब में नहाते हुए अध्यादेश पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया है कि इस तरीके से उनसे ये हस्ताक्षर लिए गए थे। ये अपने आप में एक मजाक था और ये कार्टून काफी मशहूर हुआ था उस समय। आपातकाल के पीछे आंतरिक अशांति को सबसे बड़ी वजह बताया गया। कहा गया कि आंतरिक अशांति इस देश में हो गई है। इसके तुरंत बाद जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मोरारजी देसाई समेत सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जून 1975 को सुबह 6 बजे कैबिनेट की एक बैठक बुलाई गई। यह बैठक किसी विचार विमर्श के लिए नहीं बल्कि मंत्रियों को यह सूचना देने के लिए बुलाई गई थी कि आपातकाल लगा दिया गया है। यानी किसी भी मंत्री से किसी भी तरह का कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई, उनकी राय भी नहीं जानी गई। इस बैठक के तुरंत बाद इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस रवाना हो गईं, जहां उन्होंने रेडियो पर देश को संबोधित किया। इंदिरा गांधी ने अपने इस रेडियो पर दिए भाषण में देश की जनता को बताया कि सरकार ने जनता के हित में कुछ प्रगतिशील योजनाओं की शुरुआत की थी, लेकिन इसके खिलाफ गहरी साजिश रची गई, इसलिए उन्हें आपातकाल जैसा कठोर कदम उठाना पड़ा।
इसके बाद प्रेस की आजादी पूरी तरह से छीन ली गई। कई वरिष्ठ पत्रकारों को जेल भेज दिया गया। अखबार तो बाद में फिर छपने भी लगे, लेकिन उनमें भी क्या छापा जा रहा था ये पहले सरकार को बताना पड़ता था। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से पहले वो पूरी खबर चेक करानी पड़ती थी और तब जाकर वो अखबार में छपती थी। उस दौर में इमरजेंसी का विरोध करने की सजा जेल होती थी और इस दौरान 21 महीने में 11 लाख लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में भेजा गया। कहा जाता है कि उस दौर में देश प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री आवास से चलता था, जहां संजय गांधी रहते थे और सारे बड़े फैसले उस जमाने में संजय गांधी किया करते थे। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म करने की घोषणा की गई। अब आपको बताते हैं कि आपातकाल क्या है और कैसे इंदिरा गांधी ने 1975 में संविधान द्वारा दिए गए इस अधिकार का खुलकर दुरुपयोग किया। संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने के 2 तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क, अगर युद्ध जैसे हालात बन जाएं, जिसे आप बाहरी आक्रमण कह सकते हैं। दूसरा तर्क, देश की शांति भंग होने की स्थिति। इन दोनों तर्कों के आधार पर ही भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वर्ष 1975 में जब भारत में आपातकाल लगा तब देश की शांति भंग होने का तर्क दिया गया था। हालांकि इससे पहले जब हम 1971 का युद्ध लड़ रहे थे तब भी देश में आपातकाल लगाया गया था, लेकिन तब वो युद्ध की वजह से लगाया गया था और उसमें देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं किया गया था। देश के संविधान में 3 तरह के आपातकाल का जिक्र है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है आर्थिक आपातकाल। तीनों ही आपातकाल राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना नहीं लगाए जा सकते। राष्ट्रपति भी यह मंजूरी संसद से आए लिखित प्रस्ताव पर ही दे सकते हैं। आपातकाल लागू होने के बाद संसद के प्रत्येक सदन में इसे रखा जाता है। अगर वहां इसका विरोध नहीं हुआ तो इसे 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाता है। 1975 में लगा आपातकाल 21 महीने तक चला था, यानी लगभग 4 बार आपातकाल को बढ़ाए जाने की मंजूरी ऐसे ही मिलती रही। अब सवाल यह है कि आपातकाल खत्म कैसे होता है। जिस तरह से आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं उसी तरीके से लिखित रूप से वो इसे समाप्त भी कर सकते हैं। आपातकाल को खत्म करने के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। हालांकि न्यायपालिका यानी कोर्ट द्वारा आपातकाल की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन आपातकाल लगाने के बाद इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान में 22 जुलाई 1975 को 38वां संशोधन करके ये न्यायिक समीक्षा का अधिकार कोर्ट से छीन लिया था। इसके 2 महीने के बाद संविधान में 39वां संशोधन किया गया, जिसके मुताबिक अब कोर्ट प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच नहीं कर सकता था, यानी अदालत से वो अधिकार ले लिया गया। 1975 में इंदिरा गांधी ने 26 जून की सुबह जब आपातकाल की घोषणा की तब उन्होंने आंतरिक अशांति को इसका कारण बताया था। हालांकि 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने फिर संविधान में संशोधन कर दिया और कोर्ट के वो सारे अधिकार वापस अदालत को दे दिए गए जिन्हें इंदिरा गांधी ने छीन लिया था। इसके बाद आपातकाल के प्रावधान में संशोधन करके आंतरिक अशांति के साथ सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया ताकि फिर कभी भविष्य में कोई भी सरकार इसका दुरुपयोग ना कर सके। इमरजेंसी भारत ही नहीं, कांग्रेस के इतिहास का भी सबसे काला अध्याय। अब आप सोचिए, कांग्रेस के नेता जो आज लोकतंत्र की बात करते हैं, आपने एक बात नोट की होगी कि कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा ये कहते हैं, आज भी ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। इसी तरह कांग्रेस का समर्थन करने वाले बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे एनजीओ चलाने वाले कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे वकील भी हैं और बहुत सारे पत्रकार भी हैं। ये सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। ये सब भूल जाते हैं कि 1975 में लोकतंत्र जब पहली बार इस देश में खतरे में आया था तब इसी कांग्रेस ने क्या किया था, लेकिन उसके बारे में कोई विवेचना करने के लिए तैयार नहीं है। उस समय मीडिया में जो बड़ी संख्या में जो लोग थे उन्होंने इस आपातकाल का विरोध तक नहीं किया था, डर गए थे लोग। आज से 20 वर्ष पहले यानी वर्ष 2000 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी न्यूज के इसी स्टूडियो में आए थे और तब मैंने ही उनसे इमरजेंसी के मुद्दे पर बात की थी। तब उन्होंने क्या कहा था, आज पूरे देश को सुनना चाहिए। प्रेस सेंसरशिप, जजों के तबादले, स्टरलाइजेशन, इस सब का कुछ एक्सप्लेनेशन है कांग्रेस पार्टी के पास? मैं तो बताया, जो इमरजेंसी इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन and naturally its impact would be extraordinary. It is not a normal situation, and that's why the decisions were also not normal.
They were also No, abnormal. it's not that point. You are talking. Whenever there is an emergency situation, in that emergency situation, there are certain impact on the fundamental rights, on the functioning of the judiciary, on the functioning of other various organizations. Therefore, it is not correct to compare an ordinary situation with an extraordinary. हम बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि उस समय आप कन्विंस थे, अब 25 साल बाद आपको ऐसा लगता है कि वो एक फैसला गलत था, हर तरफ उस फैसले की आलोचना हुई. Look, this debate took place immediately after people also gave their verdict. It is still a debatable issue, there is no doubt in it. And there are somebody who feels that it was not the correct decision, somebody feels that it may not be correct decision, but it was an inevitably necessary decision. So far I am concerned, I cannot just sit on value judgment from the hindsight. But this much I can tell, that at that point of time, what was considered to be necessary was being done. And what happened after that? It was not less than emergency excesses.